फिर हम समाप्ति देखें या फिर आप निष्कर्ष कर सकते हैं इसे। इस प्रक्रिया में विभिन्न घटकों का मिलन जैसे समाज, शासन, गैर सरकारी संगठन साथ में काम करके शांति और सद्भाव की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा यह समाज को सुरक्षा और विकास की में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो शांति निर्माण की जो प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है समाज के विकास के लिए भी और देश के विकास के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर देश के किसी हिस्से में या देश में ही संघर्ष हर समय चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो देश की डेवलपमेंट पे भी असर डालेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर संघर्ष को सॉर्ट आउट करना, जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं स्थानीय नागरिकों की, एनजीओ की, ठीक है, जो शासन प्रणाली है वहाँ पे उसकी, ठीक है, लोकतंत्र की आप हेल्प ले सकते हैं ताकि वो संघर्ष है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। आगे बढ़े, शांति स्थापना कुछ प्रमुख मान्यताएं इस टॉपिक के बारे में देखें। शांति निर्माण संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधानों तक पहुंचाना और स्थायी शांति स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जो कि हमने ऊपर भी बात करी। ठीक है, शांति निर्माण क्या है, देखिए अलग अलग जगह पे शांति निर्माण के बारे में आपकी पूरी बुक में ही आपको शांति निर्माण के डिफरेंट क्या मिलेंगे, पर्सपेक्टिव मिलेंगे या फिर उसकी परिभाषाएं मिलेगी। तो मेनली आप शांति निर्माण को शब्द से ही समझ सकते हैं कि भाई जहाँ पे भी संघर्ष हो रहा है वहाँ पे शांति का निर्माण करना और शांति को बनाए रखना। ऐसा ना हो कि टेम्पररी शांति निर्माण हो, परमानेंट शांति निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि शांति निर्माण क्या है, संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधानों तक पहुँचाना और स्थायी शांति स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। यह विभिन्न तरीकों और रणनीतियों का उपयोग करते हैं जिसमें बातचीत, मध्यस्थता, क्षमा, सामाजिक आर्थिक विकास शामिल है। ठीक है, तो शांति निर्माण में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जो कि मैंने आपको बताया। अब बात करें शांति निर्माणकर्ता जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कुछ मान्यताओं से प्रेरित होते हैं। अब देखिए वह व्यक्ति जो कि शांति निर्माण कर रहा है उस क्षेत्र में, जिसको सौंपा गया है ये काम, ठीक है, उसके बारे में बात करें। पहला आता है संघर्ष स्वाभाविक और परिवर्तन का स्रोत। शांति निर्माणकर्ता संघर्ष को एक नकारात्मक घटना के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन और विकास के अवसर के रूप में देखता है। ठीक है, तो सेम अगर आपसे पूछा जाता है शांति निर्माणकर्ता के बारे में, वह व्यक्ति जो कि शांति को किसी क्षेत्र में निर्माण करेगा, स्थापित करेगा, उसके बारे में, तो आपको ये पॉइंट जो बता रहा हूँ ये आपको लिख देने हैं। सबसे पहले क्या आता है कि शांति निर्माणकर्ता जो संघर्ष हो रहा है उसे नकारात्मक तौर पे नहीं परंतु विकास और अवसर के तौर पे दिखेगा। दूसरा वे मानते हैं कि मतभेद, अक्षमताएं और प्रतिस्पर्धा हिंसा संघर्ष का कारण बन सकती हैं, लेकिन ये ही बदलाव की ओर भी ले जाती हैं। तो जो शांति निर्माण करता है वो क्या मानता है, मतभेद, अक्षमताएं या फिर प्रतिस्पर्धा, ये तीन मूलभूत कारण हो सकते हैं किसी क्षेत्र में संघर्ष होने के। ठीक है, किस प्रकार के, भाई लोगों के बीच में मतभेद हो रहा है, तो जिन गुटों के बीच में मतभेद हो रहा है उनके बीच में संघर्ष चालू हो गया। असमताएं देखने को मिल जाती हैं, असमानताएं, ठीक है, प्रतिस्पर्धाएं, किसी भी दो लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कंपटीशन संघर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कारण बन सकती हैं और यही चीज़ें क्या है, बदलाव की ओर भी ले जाती हैं। बात करें आगे, शांति निर्माण का लक्ष्य संघर्ष को दबाना नहीं बल्कि उसे रचनात्मक तरीके से हल करना और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान ढूंढना है। शांति निर्माण का क्या मतलब है कि संघर्ष को केवल आपको जबरदस्ती दबा देना नहीं होता, ठीक है, कि आपने फोर्सफुली संघर्ष को समाप्त कर दिया, नहीं, संघर्ष को रचनात्मक तरीके से हल करना, एक सही तरीका ढूंढना, उससे हल करना और जितने भी पक्षों के बीच में हो रहा है संघर्ष उन्हें एक स्वीकार्य समाधान ढूंढ के देना, जिसपे वो दोनों के दोनों पक्ष या फिर दो से जो ज़्यादा पक्ष हैं वो सब आप कह सकते हैं कि ठीक से मान ले, ठीक है, ऐसा समाधान उन्हें ढूंढ के देना। हिंसक तरीके व्यवहारिक, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक है। अब देखें, शांति निर्माणकर्ता हिंसा को अस्वीकार करते हैं और मानते हैं कि संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। जो शांति निर्माण करता है वो व्यक्ति मानता है कि भाई हिंसक तरीके से नहीं, हम अहिंसक तरीके से क्या करेंगे, शांति का निर्माण करेंगे। वे बातचीत, समझौते, मध्यस्थता और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जिस भी क्षेत्र में शांति निर्माण करना है उस क्षेत्र में हिंसा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब शांति निर्माणकर्ता के द्वारा तो हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, संवाद होगा, देखिए समझौते हो सकते हैं, मध्यस्थता हो सकती है बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में संवाद हो सकता है और ऐसे तरीके खोजे जा सकते हैं जिनसे क्या वो संघर्ष को समाप्त किया जा सके। अहिंसा न केवल नैतिक रूप से सही है बल्कि
दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, अहिंसा क्या है, नैतिक रूप से तो सही है ही। दूसरा, एक लंबे समय तक और परमानेंट जो शांति है उसके निर्माण के लिए एक जरूरी चीज भी है। मतभेद, अविश्वास को सुलझाने के लिए सहयोग और व्यवहार्य तरीके। शांति निर्माणकर्ता मानते हैं कि सहयोग संघर्ष को सुलझाने और स्थायी शांति स्थापित करने की एक कुंजी है। ठीक है, शांति निर्माण क्या मानते हैं कि जो सहयोग करना है वो संघर्ष को सुलझाने का और स्थायी शांति को स्थापित करने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है, या फिर आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट की है, जिसका प्रयोग करके, ठीक है, किसका प्रयोग करके, सहयोग का प्रयोग करके आप लोग संघर्ष को भी सुलझा सकते हैं और एक शांति स्थापित कर सकते हैं, वो भी परमानेंट। विभिन्न पक्षों को एक साथ लाने और उनकी चिंताओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, शांति निर्माणकर्ता जो है वो क्या करता है कि जो पक्ष है उनको साथ में लाने की कोशिश करते हैं और जो चिंताएं हैं उनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। सहयोग के माध्यम से पक्षकार एक दूसरे पर भरोसा करना सीख सकते हैं, रिश्ते का निर्माण कर सकते हैं, साझा समाधान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे का देखिए, जो पक्ष लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे का सहयोग करने लगे कहीं ना कहीं, तो वही पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे वो समझौता भी कर लेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से कोई एक आप कह सकते हैं रास्ता ढूंढ लेंगे जो कि उनका संघर्ष समाप्त करवा दिया जाए। आगे बढ़े। संघर्ष परस्पर विरोधी मुद्दों से उत्पन्न होता है और लोगों को समस्या के रूप में देखा जाता है। शांति निर्माणकर्ता संघर्ष को व्यक्तियों की गलती या दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम नहीं मानते। ठीक है, जो शांति निर्माण करता है वो व्यक्ति क्या मानता है, मतलब क्या नहीं मानता कि भाई जो संघर्ष हो रहा है कोई वो किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है या फिर ग्रुप की गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि संघर्ष तो होता ही है, ये आप प्राकृतिक चीज़ें देखिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी संघर्ष कर रहे होंगे कुछ जीवन में पाने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों की इच्छाएं हैं कुछ चीज़ें पाने की, तो वो उसके लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि संघर्ष तो नैतिक चीज़ है, किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है और ना ही ये दुर्भावनापूर्ण इरादे है। दुर्भावनापूर्ण मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी का गलत चाहता है तो उसके लिए उसने संघर्ष किया। ठीक है, तो कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा भी नहीं है। ऐसा किसका मानना है, शांति निर्माणकर्ता का मानना है। ठीक है, यहाँ देखिए कि हम यहाँ पे शांति निर्माणकर्ता की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या मानता है कि ये किसी एक व्यक्तियों की गलती नहीं है, किसी एक की, अगर दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है तो किसी एक की गलती नहीं है। ठीक है, और दूसरा अगर ग्रुप में हो रहा है तो व्यक्तियों की गलती नहीं है। दूसरा, ये दुर्भावनापूर्ण इरादे का परिणाम नहीं मानते। वे मानते हैं कि संघर्ष अंतर्निहित मुद्दे और असमानताओं से उत्पन्न होता है, जैसे संसाधनों का वितरण, शक्ति का असंतुलन और सामाजिक न्याय की कमी। वो लोग क्या शांति निर्माणकर्ता क्या मानता है कि जो संघर्ष है अंतर्निहित मुद्दों और असमानताओं से उत्पन्न होता है। भाई लोगों के बीच में जो आंतरिक मुद्दे हैं उनसे शुरू होता है संघर्ष, या फिर असमानताएं जो उनके बीच में है उनसे होता है। ठीक है, जैसे कि भाई संघर्ष संसाधनों का वितरण सही प्रकार से नहीं हो रहा। अब इसके उदाहरण के तौर पर समझते हैं, देखिए कि भाई किसी गांव में कुछ व्यक्तियों को तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, क्यों, अगर हम जाति के आधार पर इसको समझें कि भाई उनकी जाति ऊपरी है, ठीक है, उछली जाति के वो लोग हैं तो उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जा रही, निचली जाति के लोगों को नहीं दी जा रही। तो वहाँ पे क्या होगा, उछली और निचली मतलब ऊपरी और निचली जाति के बीच में संघर्ष चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, संसाधनों का वितरण सही प्रकार से नहीं हो रहा है। ठीक है, वही बात करें शक्ति का असंतुलन, भाई किसी व्यक्ति के पास काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, बाकी व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, तो शक्ति का असंतुलन देखने के कारण क्या होता है, होने के कारण क्या होता है, संघर्ष हो सकता है। या फिर सामाजिक न्याय की कमी, भाई जिस क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है वहाँ पे कभी ना कभी तो सामाजिक अन्याय हुआ होगा लोगों के साथ, इसीलिए वहाँ पे संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बताइए। फिर आता है शांति निर्माण का लक्ष्य, इन मुद्दों को पहचानना, उनका समाधान करना, सभी पक्षों का लिए न्याय संगत और स्थायी समाधान ढूंढना है। शांति निर्माण का लक्ष्य क्या होता है कि भाई जो मुद्दा है उसको पहचानना कि क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका समाधान करना और दोनों पक्षों को न्याय संगत और स्थायी समाधान ढूंढना, पक्षों के लिए समाधान ढूंढना, ताकि भविष्य में उस मुद्दे से संघर्ष ना ही हो। संघर्ष के समाधान और सभी शांति निर्माण का मार्ग संचार के माध्यम से। प्रभावी संचार शांति निर्माण की नींव है। ठीक है, जितना अच्छा संचार व्यवस्था होगा उतना ही जल्दी वहाँ पे शांति निर्माण किया जा सकता है। शांति निर्माणकर्ता सभी पक्षों के बीच खुले, ईमानदार, सम्मानजनक संवाद
से प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति शांति निर्माण करने आया है, ठीक है, वो क्या करेगा, संचार का प्रयोग करके खुले तौर पर बात करेगा लोगों से, ईमानदारी से बात करेगा लोगों से, ठीक है, ताकि उनका सहयोग प्राप्त कर सके और सम्मानजनक संवाद करेगा। संचार के माध्यम से पक्षकार अपनी भावनाओं, चिंताओं और दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी संचार व्यवस्था होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जिन व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी भावनाएं प्रकट कर पाएंगे, गलतफहमियां को दूर कर सकते हैं और विश्वास और समझ का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गलतफहमियां हैं, संचार का प्रयोग करके उन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है और विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। बात करें निष्कर्ष की, तो शांति निर्माण एक प्रक्रिया, जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन यह स्थायी शांति और समृद्धि प्राप्त करने का एक आवश्यक साधन भी है। ठीक है, आवश्यक साधन से तात्पर्य है कि भाई स्थायी शांति स्थापित करने के लिए शांति निर्माण करना जरूरी है। शांति निर्माणकर्ता द्वारा अपनाई जाने वाली मान्यताएं उन्हें संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए सभी बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो भी व्यक्ति शांति निर्माण का कार्य कर रहा है उसको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ी, उन सभी मान्यताओं का प्रयोग करके वो व्यक्ति सही प्रकार से शांति का निर्माण कर पाता है। अगला टॉपिक है शांति निर्माण के आयाम। शांति निर्माण में काम करते समय हमें विभिन्न आयामों को समझना जरूरी होता है, जो संघर्ष और हिंसा को दूर करने में मदद करते हैं। ठीक है, शांति निर्माण करते समय जब आप काम करते हैं या जब आप शांति का निर्माण करते हैं तो कुछ आयाम होते हैं जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपकी हेल्प करते हैं। पहला आयाम है संरचनात्मक आयाम। इस आयाम में हम विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शांति निर्माण के आयाम की। तो पहला जो संरचनात्मक आयाम है, इसमें बताया गया कि हमें विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन से? राजनीतिक मुद्दे भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक मुद्दे भी हो सकते हैं। ठीक है, इन मुद्दों के अंतर्गत या फिर इन सेक्टर्स के अंतर्गत संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। तो इन सेक्टर्स के अंदर जो भी संघर्ष हो रहा है उन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन संघर्ष को समाप्त करना। अन्याय, भेदभाव और विवाद से निपटने के लिए सुधार करना, लोगों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना इस आयाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो संरचनात्मक आयाम में देखा गया है कि भाई आपको मुद्दों पे तो ध्यान देना ही है, साथ के साथ लोगों के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, कोई विवाद है तो उस विवाद को निपटाने के लिए सुधार करना। ठीक है, आइडिया जो है उस देना कि किस प्रकार हम इस विवाद को सुलझा सकते हैं, लोगों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, लोगों को भाई अगर कि समानता और स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि अगर किसी क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ भाई असमानता जैसा व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में उस व्यवस्था को हटाना और सही प्रकार की व्यवस्था को लाना। और ये क्या है, मानव अधिकारों का भी मानव अधिकार है उसकी भी रक्षा करना। मानव अधिकार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर हम समाज के तौर पर देखें, ठीक है, तो समाज में सभी व्यक्तियों को अधिकार है, कुछ मानव अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। तो अगर उन अधिकारों के साथ कोई गलत होता है तो ये सरकार का या फिर उस व्यक्ति का काम है जो शांति निर्माण करता है कि वो इन मानव अधिकारों की रक्षा करे। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण आयाम का हिस्सा भी है। फिर आता है संबंध परक आयाम। इस आयाम में हम विभिन्न समूहों के बीच विश्वास और समझ को बढ़ावा देना। इस के अंतर्गत क्या होता है कि भाई जो अलग अलग समूह हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भारत में केवल एक ही समूह है, विभिन्न प्रकार के समूह हैं, बहुत बड़ी संख्या में समूह हैं। तो उन सभी के बीच में विश्वास बनाए रखना, ठीक है, उनके समझ को बढ़ावा देना कि ताकि उन समूह के बीच में किसी बात को लेकर विवाद ना हो, संघर्ष ना हो। क्षमा, समझ और सहनशीलता के मूल्यों को प्रोत्साहित करने से दोस्ती और सहयोग बढ़ता है, जो विवाद को सुलझाने में मदद करता है। तो क्या करना चाहिए भाई, क्षमा करना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, समझ को बढ़ाना, लोगों की जो मेंटेलिटी है, समझने की क्षमता, उसको और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, सहनशीलता के मूल्यों को क्या करना, प्रोत्साहित करना और ज़्यादा बढ़ावा देना, ताकि अगर कोई विवाद हो रहा है तो उस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग सुलझा सके। ऐसा ना हो कि वो विवाद बदल के हिंसक विवाद बन जाए। फिर आता है व्यक्तिगत आयाम।
यह आयाम व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है, ठीक है, ये व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है, प्रत्येक व्यक्ति के स्तर तक काम करता है, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए अलग है। संघर्ष और हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन और उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग जिन्होंने जो कि संघर्ष या हिंसा से प्रभावित हुए हैं, ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि समाज में अगर संघर्ष हो रहा है तो सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वो संघर्ष से प्रभावित भी होते हैं। उनकी जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, वो संघर्ष से प्रभावित होता है। अगर हिंसा हो रही है तो शायद वो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करना, भावनात्मक समर्थन प्रदान करना और उपचार की आवश्यकता उन लोगों को होती है। और ये किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत आयाम के अंतर्गत आता है। शांति निर्माण में इन आयामों के माध्यम से हम समाज में समरसता, सम्मान और सहयोग को बढ़ा सकते हैं। शांति निर्माण में अगर आप इन आयामों को ध्यान में रख के काम करते हैं तो आप समाज में क्या बढ़ा पाएंगे, समरसता बढ़ा पाएंगे, लोगों के बीच में सम्मान बढ़ा पाएंगे और सहयोग बना पाएंगे। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको यही चीज़ कायम करनी है तो इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी, भाई समाज में सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, सभी व्यक्ति जागरूक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या मेंटालिटी को लेके बैठे हुए हैं और वो उस चीज़ को नहीं हट रहे, नहीं, उन्हें जागरूक बनाना है, वो जागरूक होने चाहिए। और समुदाय की भागीदारी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे भी आप समाज में शांति निर्माण कर रहे हैं उस समुदाय, उस क्षेत्र में जो समुदाय है उनकी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक नेताओं, समाज सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अपनी समुदाय में समरसता और विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप देखिए, जिस भी क्षेत्र में संघर्ष या हिंसा हो रही है उस क्षेत्र में अगर आपको शांति निर्माण करना है तो वहाँ पे राजनीतिक नेताओं की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। समाज सेवक, ऐसे लोग जो कि समाज की सेवा के लिए काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों की आवश्यकता होगी। और सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप कह सकते हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हो गए या फिर एनजीओ से जुड़े हुए लोग हो गए, तो इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग, आप कह सकते हैं कि आपकी मदद करेंगे शांति को निर्माण करने में और शांति को स्थापित करने में। ये क्या करते हैं भाई, अपने समुदाय की समरसता और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। शांति निर्माण में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इन आयामों पर समान ध्यान देना चाहिए और समुदाय के सभी सदस्यों को शांति को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। अब बात करें शांति निर्माण के कुछ प्रमुख एजेंटों की। एजेंट से तात्पर्य है कि ऐसे लोग या संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस जो कि समाज में शांति का निर्माण करने में हेल्प करते हैं या कार्य कर रही हैं। बात करें शांति निर्माण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। जटिल क्यों है, कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं और साथ के साथ काफ़ी सारा बड़े स्तर पर काम होता है, ठीक है। और बहुआयामी है क्योंकि इसका कोई एक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। शांति निर्माण आपको अलग अलग क्षेत्रों में करना पड़ सकता है, आर्थिक क्षेत्र में भी करना पड़ सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी करना पड़ता है और सामाजिक क्षेत्र में भी आपको करना पड़ सकता है। तो क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ एजेंटों का विवरण उन्हें दिया है। सबसे पहले बात करें सरकारें। सरकार एक एजेंट के तौर पर समाज में शांति निर्माण का काम करती है और अपने देश में शांति निर्माण का काम करती है। अब इसके बारे में देखें, सरकारें शांति निर्माण के लिए नीतियाँ और कानून बनाती हैं और उन्हें लागू करती हैं। सरकारें क्या करती हैं, सरकार या फिर सरकारें, ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है, करंट समय में चलने वाली गवर्नमेंट शांति के निर्माण करने के लिए नीतियाँ बनाएगी, कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है। फिर आता है वे संघर्ष को रोकने और उनका समाधान करने के लिए संवाद और बातचीत को बढ़ावा देती है, ठीक है। सरकार क्या करती है भाई, बातचीत करती है लोगों से जो संघर्ष कर रहे हैं ताकि समाधान किया जा सके उस संघर्ष का। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि करंट समय में जो भी प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, प्रीवियस समय में कुछ समय पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए थे तो गवर्नमेंट के द्वारा उन प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्तियों के साथ बात की गई, उनके नेताओं के साथ बात की गई ताकि एक पॉइंट पे आके क्या किया जा सके, समझौता किया जा सके कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है ये प्रोटेस्ट भी शांत हो जाए, उनकी मांगें भी पूरी हो जाए और सरकार जो चाहती है वो भी हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है भाई, संवाद होता है, बातचीत होती है। वे शांति निर्माण प्रयास के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करती है, ठीक। शांति का निर्माण करने के लिए वित्तीय, धन से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो प्रदान करती है। कौन, गवर्नमेंट। वे कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और मानव अधिकारों की भी रक्षा करती है। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कानून व्यवस्था को बनाए रखती है और तो और जो व्यक्तियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी भी रक्षा करने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संघर्षों को रोकने और उनका समाधान करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा
वो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है वो संघर्ष को रोकने के लिए वित्तीय तौर पे भी काम करता है, ठीक है, और उनका समाधान करने के लिए काम करता है। कई देशों ने अपनी विदेशी नीति में शांति निर्माण को प्राथमिकता दी है, ठीक है। ऐसे कई भी आपको देश, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या फिर आप स्टडी करते हैं गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल जो है कंट्रीज़ के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने विदेश नीति, जो उनकी विदेश नीति है उसमें शांति निर्माण को प्राथमिकता दी हुई है, ठीक है। प्रायोरिटी दे रखी है कि भाई हम शांति निर्माण को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं हम अपने देश में, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहते हैं कि शांति निर्माण को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारों के बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। मेनली यहाँ पे हम, आप चाहें तो उदाहरण अपना दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है, आप चाहें तो अपना उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आप अपना उदाहरण लिखेंगे तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। सरकार के आधार पर अगर आपको उदाहरण देना है तो प्रीवियस समय में जो किसानों की प्रोटेस्ट हुई थी उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि आपने, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने और ज़्यादा नॉलेज गेन करी है, साथ के साथ आपने करंट समय में जो चीज़ें हुई थी उन चीज़ों को भी आपको आपने ध्यान में रखा है। बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन जैसे अफ्रीका संघ, यूरोपीय संघ शांति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है। क्षेत्र के स्तर पर बात करें तो अफ्रीका संघ हो गया या फिर यूरोपीय संघ हो गया, ये क्या करते हैं, शांति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संघर्षों की निगरानी करते हैं, मध्यस्थता और बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं और शांति निर्माण प्रयास करने का समन्वय करते हैं। तो ये जो मैंने आपको संगठनों के नाम बताए, 3, संयुक्त राष्ट्र हो गया, अफ्रीका संघ हो गया या यूरोपीय संघ हो गया, तो ये क्या करते हैं, जो संघर्ष हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखने का काम करते हैं। निगरानी का तात्पर्य कि भाई संघर्ष तो शुरू हुआ था, उन्होंने निगरानी रखना चालू कर दिया, ठीक है। फिर समय के साथ साथ वो संवाद करने के लिए भी, बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे, शांति निर्माण करने का प्रयास करेंगे, रणनीतियाँ हैं उन्हें अपनाएंगे, ठीक है। वे शांति सैनिकों को तैनात करते हैं और मानवीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। शांति सैनिकों से तात्पर्य यहाँ पे है कि ऐसे सैनिक या फिर ऐसी आर्मी जो कि मेनली उन लोगों की सेफ्टी के लिए है जो कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। मानवीय सहायता के लिए है, मानव की सहायता के लिए है। उदाहरण के तौर पर बात करें, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन दुनिया भर में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में तैनात है। संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन है ना, वो दुनिया के लगभग दुनिया भर में जहाँ पे भी संघर्ष हो रहा है या जिस देश में भी संघर्ष हो रहा है वहाँ पे वो लोग तैनात हैं ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो उस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं बिना किसी बात के। यूरोपीय संघ ने कई शांति निर्माण पहलों का समर्थन किया, जैसे कि पश्चिमी बाल्कन में शांति निर्माण। तो यूरोपीय जो संघ है उसने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए काफ़ी हद तक काम किया है, और राष्ट्रीय संघ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए ही उसे बनाया गया। फिर आता तीसरा, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ। एनजीओ शांति निर्माण के विभिन्न पहलुओं में काम करते हैं, जैसे कि मानव अधिकारों की रक्षा, शांति, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास। तो एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ क्या करते हैं, शांति निर्माण के विभिन्न पहलुओं के लिए काम करते हैं, जैसे कि भाई मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं वो लोग, ठीक है, और शिक्षा प्रदान करने का भी काम करते हैं, शांति शिक्षा, और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी वो लोगों की हेल्प करते हैं। फिर आता है वे स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और शांति निर्माण प्रयास को आधार स्तर पर मजबूत करते हैं। तो क्या करते हैं, जहाँ पे भी शांत एनजीओ हैं, ठीक है, और अगर उनके आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष हो रहा है तो वो समुदाय के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, शांति निर्माण का प्रयास करेंगे, ठीक है, और उस स्तर को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जवाबदेह ठहराते हैं और शांति निर्माण के लिए वकालत करते हैं, ठीक है। शांति निर्माण के लिए एनजीओ वकालत भी करते हैं, ठीक है। अब बात करें आगे उदाहरण के तौर पे, तो इसमें केयर या फिर ऑक्सफैम इंटरनेशनल जैसे एनजीओ मानवीय सहायता और विकास सहायता प्रदान करते हैं। केयर या फिर ऑक्सफैम जो इंटरनेशनल है, एनजीओ के नाम है ये, तो ये क्या करते हैं, मानवीय सहायता प्रदान करते हैं और विकास सहायता भी प्रदान करते हैं। सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड एंड इंटरनेशनल अलर्ट जैसे एनजीओ संघर्ष समाधान और शांति निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड या फिर इंटरनेशनल अलर्ट जो है, ये वाले एनजीओ क्या करते हैं, संघर्ष समाधान और शांति निर्माण का प्रशिक्षण या फिर आप कह सकते हैं कि स्किल्स लोगों को प्रदान करते हैं। फिर आता है स्थानीय समूह। स्थानीय समूह शांति निर्माण के प्रयास में एक सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है, ठीक है। स्थानीय समूह जिस भी क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है वहाँ के समूह के लोग, मतलब वहाँ के लोग समूह बनाकर क्या कर सकते हैं, शांति का निर्माण कर सकते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। वे शांति के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो स्थानीय समूह के लोग होते हैं वो शांति को स्थापित करने के लिए अपनी संस्कृति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी परंपराओं का प्रयोग करते हैं। वे संघर्ष को रोकने और उनका समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान विकसित करते हैं। अब देखिए, अगर स्थानीय समूह है तो उन्हें ऊपर से हेल्प मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हेल्प सामने से नहीं आएगी वो संघर्ष नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय समूह से तात्पर्य है कि भाई उस जिस क्षेत्र में भी हिंसा हो रही है, संघर्ष हो रहा है, वहाँ के लोगों ने समूह बनाया और उसके बाद वो संघर्ष को रोकने के लिए, उनका समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान विकसित करते हैं। वो सब लोग खुद मिलकर समाधान को विकसित करते हैं कि किस प्रकार इस संघर्ष को सुलझाया जा सके। वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए काम करते हैं। जो स्थानीय समूह होता है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए पूरे तौर पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के समूह और युवा संगठन शांति निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, महिलाओं के कई सारे समूह हैं जो कि आप कह सकते हैं क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। ठीक है, युवा लोग हो गए, ठीक है, यंगस्टर जो हैं वो भी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, वॉलंटियर के तौर पर ताकि शांति का निर्माण किया जा सके। धार्मिक और सामुदायिक नेता शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। फिर आता है एक और एजेंट है, वो है मीडिया। मीडिया शांति निर्माण के लिए जागरूकता बढ़ा सकता है और सार्वजनिक राय को आकार दे सकता है। मीडिया क्या है? मीडिया भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजेंट। क्यों? क्योंकि देखिए वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो वहीं कहीं ना कहीं मीडिया भी फैल रहा है। ठीक है, मीडिया फैल रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है देश विदेश में, संघर्ष के बारे में उन्हें जानकारी होती है। तो ये क्या करता है? लोगों को जागरूक बनाता है, जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक है, मीडिया अपने काम से और सार्वजनिक राय को आकार देता है। भाई कि सार्वजनिक जो आसपास के लोग हैं उनकी क्या राय है। ठीक है, लोग एक दूसरे की राय सुन पाते हैं मीडिया के आधार पर। फिर संघर्ष के बारे में निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्रदान करता है। अब फिर मीडिया का दूसरा काम ये भी है कि भाई वो किसी के पक्ष में नहीं होता। ठीक है, वो निष्पक्ष होता है और सटीक जानकारी प्रदान करने का क्या करता है? काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पक्ष में क्या है, वो अपनी राय भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कोई पक्ष अगर उस पर दबाव देता है तो वो उस चीज़ को भी बताएगा। ठीक है, और वो किसी की साइड भी नहीं लेगा। वे शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दे सकते हैं और हिंसा के खिलाफ वकालत भी कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दे भी सकते हैं मीडिया और हिंसा को भी खत्म करने के लिए काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ समाचार संगठन शांति पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को उजागर भी करते हैं। ठीक है, कुछ समाचार के जो संगठन हैं वो मैगजीन्स छापते हैं शांति से रिलेटेड, ठीक है, शांति निर्माण से रिलेटेड और लोगों का ध्यान खींचते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग शांति निर्माण के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु आपने देखा होगा वर्तमान समय में सोशल मीडिया भी एक वैसे तो सोशल मीडिया की देखिए अच्छाई और बुराई दोनों ही हैं, मेनली आपको ये सब कुछ पता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का वर्तमान समय में प्रयोग किया जाता है ताकि लोगों के बीच में संघर्ष को बढ़ाया जा सके। ठीक, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़े, शांति स्थापना के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों को देख लेते हैं फटाफट। लास्ट टॉपिक है, पहला आता है शांति निर्माण कार्य विविध चुनौतियों का सामना करता है जो इसकी प्रक्रिया को जटिल और कठिन बनाता है। चुनौतियां हैं वो निम्नलिखित है। सबसे पहला आता है साझा दृष्टिकोण का अभाव। साझा दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि जिन भी दो पक्षों के बीच में संघर्ष हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे अभाव किस चीज़ का है? दोनों पक्षों का किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे समान होना। ठीक है, कि भाई वो साझा उनका दृष्टिकोण है ही नहीं किसी एक चीज़ को लेके, तभी तो संघर्ष हो रहा है। अगर वो दोनों व्यक्ति या दोनों पक्ष किसी एक चीज़ को लेके मान जाते तो संघर्ष ही नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का अभाव है। अब आगे देखिए, शांति निर्माण के लिए सभी भागीदारों के बीच साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह निश्चित करता है कि सभी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को समझा जाए और एकजुट समन्वय स्थापित किया जाए। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति शांति निर्माण करते हैं, ठीक है, उनके बीच में भी ये देखने को मिलेगा कि वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को मान रहे हैं। अब सपोज करिए उदाहरण के तौर पे कि भाई दो ग्रुप में झगड़ा चल रहा है, संघर्ष हो रहा है। ठीक है, भाई यहाँ पे ए और बी व्यक्ति हो गए, यहाँ पे सी और डी व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब ये लोग क्या है? ये लोग शांति निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। ये चार जो व्यक्ति हैं ये शांति निर्माण के लिए, परंतु ए और बी क्या मानते हैं कि भाई ये वाला पक्ष है ठीक, परंतु सी और डी क्या मानते हैं? ये वाला पक्ष ठीक है, जबकि इनका काम क्या है? शांति का निर्माण करना। इनको शांति निर्माण के लिए रखा गया है, परंतु ये
अब क्या हुआ, ए बी एक तरफ हो गए, सी डी एक तरफ हो गए, अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि साझा दृष्टिकोण है या साझी दृष्टि है वो नहीं मिल रही। तो ये चुनौती उनके के सामने आ सकती है कि भाई साझा दृष्टिकोण का अभाव है। यह निश्चित करता है कि लक्ष्य और प्राथमिकताओं को समझा जा सकता है और एकजुट समन्वय में स्थापित किया जा सकता है। इस अभाव से रणनीतियाँ भिन्न हो सकती हैं जो असहमति और अस्तित्व और अस्थिरता पैदा कर सकती है, ठीक है। अब जब दृष्टिकोण ही एक नहीं होगा तो लोगों के बीच में तो कहीं ना कहीं लोग अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियाँ प्रस्तुत करेंगे, वहाँ पे असहमति भी पैदा होगी, अस्तित्व भी आएगा और अस्थिरता भी सामने आएगी और देखने को मिलेगी। आगे बात करें लघु अवधि या दीर्घकालीन उद्देश्यों के बीच संतुलन। शांति निर्माण में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों को संतुलन को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आप देखिए शांति निर्माण में कुछ समय के लिए आपने क्या सोचा है, शांति निर्माण करने के बाद कि कुछ समय तक क्या व्यवस्था रहेगी और एक लंबे समय तक क्या व्यवस्था रहेगी, इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती है, ठीक है। तो शांति निर्माण में आपका अल्पकालिक का मतलब है कि मतलब ज़्यादा समय के नहीं, थोड़े समय के लिए। वहीं दीर्घकालिक का उद्देश्य क्या है कि लंबे समय तक मतलब फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हैं। तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों का संतुलन बनाए रखना एक मुश्किल हो सकता है। तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दीर्घकालिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना है। मतलब वर्तमान समय में जिन जरूरतों को पूरा करना है, ठीक है, वही पूरा करना जरूरी नहीं है, परंतु ये भी देखना है कि भविष्य में दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक ये जो ज़रूरतें पूरी की गई हैं क्या ये लंबे समय तक चल पाएंगी, ठीक है। क्या वर्तमान या क्या भविष्य में कोई संघर्ष होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। फिर आता है सक्षम कर्मचारी मानव संसाधनों की कमी। कर्मचारी या फिर मानव संसाधनों की कमी भी देखने को मिल सकती है। शांति निर्माण के लिए सक्षम और प्रतिबद्ध मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। अक्सर ये चुनौती आती है जब संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में इन संसाधनों की कमी होती है, ठीक है। तो सक्षम ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा उस सेक्टर में या फिर शांति निर्माण में सक्षम है, उन लोगों की कमी देखने को मिलती है। साथ के साथ संसाधन, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है शांति निर्माण करने के लिए, वो चीज़ों की भी कमी देखने को मिल सकती है उस क्षेत्र में। तो ये एक चुनौती है। क्रियान्वयन का न्यून स्तर। अधिकांश देशों में कमजोर प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता से संघर्ष को सुलझाने में कठिनाई होती है। योजनाएं की अधूराई और असमर्थन भी बाधा बन सकता है। आप देखिए जो भी संगठन या फिर जो भी सरकार शांति निर्माण कर रही है किसी क्षेत्र में, अगर वो सरकार ही कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं शांति निर्माण सही से होगा ही नहीं। जो नीतियाँ बनाई गई हैं वो अधूरी ही रह जाएंगी और भविष्य में संघर्ष होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक कठिनाई है कि भाई मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, कमज़ोर व्यवस्था आप कोई भी शांति निर्माण नहीं कर पाएगी। फिर आती है वित्तीय चुनौती। भाई पैसों से रिलेटेड भी जो चुनौतियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है। शांति निर्माण कार्य की सफलता वित्तीय संसाधनों पर भी निर्भर करती है। धन की कमी, पर्याप्त धन, वित्तीय संसाधनों की अनुपातिकता इस क्षेत्र में चुनौती बन सकता है, ठीक है। तो पैसों की भी जो परेशानी है वो भी सामने आ सकती है। फिर आता है संचार चुनौती। संचार महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके और उन्हें शांति प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। संचार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि किस प्रकार शांति निर्माण किया जाएगा, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर संचार में कमी हुई तो लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे और जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं शांति निर्माण में भी कमी आएगी। हालांकि विभिन्न चैनलों के माध्यम से सही सूचना प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन इसमें भ्रांति और असमर्थन भी हो सकता है। आप देखिए जो चैनल्स हैं उनके द्वारा तो सही जानकारी प्रदान करना जरूरी है, परंतु कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि गलत अफवाहें, गलत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है लोगों को, जिससे कि लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ रहा है और संघर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इन चुनौतियों का समाधान शांति निर्माण कार्य में समावित, व्यापक और समय संवेदन दृष्टिकोण से किया जा सकता है। सही योजना, सक्षम संसाधनों का उपयोग और साझा संकल्प इन चुनौतियों का समाधान करने में संभव है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर शांति निर्माण से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। यूनिट 1 के 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 को शुरू करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स इस सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नहीं है, जैसे ही नोट्स कंप्लीट होते हैं आपको हमारी वेबसाइट पे साथ के साथ हमारा जो एप्लीकेशन है
द लर्नर्स कम्युनिटी DU एप्लीकेशन, उस पर भी आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी स्टडी चालू करिए। 6th सेमेस्टर के हमने कई सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। आप जाइए, आप PDF से वहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी को लागू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाके चेक तो करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।